नमस्कार। आज के पुनः लाइव प्रोग्राम में अपने सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण का हमारे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर हम लोगों की चर्चाएं चल रही थी। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और खगोल में नवग्रहों की स्थिति है और इन नवग्रहों का मानव जीवन के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में होने वाली जो मुख्य घटनाएं हैं उनको यह नियंत्रित करता है। कल के कार्यक्रम में हमने 12 राशियों के ऊपर होने वाले प्रभावों की चर्चा की। आने वाले समय में किस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होंगी, इस विषय पर हम लोगों ने बात की। आज का विषय उन 12 राशियों के अनुसार हम अपने सामान्य जीवन में ऐसे किस प्रकार के कार्य करें जो जनमानस को इसके दुष्प्रभावों से मुक्ति दे। ऐसे कौन से कार्य हम कर सकते हैं जो पूर्व में चले आ रहे परेशानियों से मुक्ति दिलाएं। मैंने बताया कि हमारा वर्तमान जीवन, हम जिस कालखंड में जीवन जी रहे हैं, उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक और मानसिक मजबूती के लिए होती है। हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और मानसिक सफलता प्राप्त करने की होती है। 12 राशियों के अनुसार हमने बताया कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र पर इस सूर्य ग्रहण का पूर्ण प्रभाव है। भारत भूमि में कर्क रेखा के उत्तर और पूर्व दिशा में यह पूर्ण रूप से प्रभावशाली रहेगा। भारतवर्ष की भूमि के उत्तर और पूर्व में इस ग्रहण के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। चंद्र, मंगल, राहु, इस तीन की यह युति इस ग्रहण में प्रबलता प्रदान कर रही है। तो जल से संबंधित, भूमि से संबंधित और राहु हमारी सूचना तंत्र को बताता है। इस तीन व्यवस्थाओं में इस ग्रहण का विपरीत प्रभाव है और सावधानियां बरतनी चाहिए। जनमानस को भी अपने आसपास के व्यक्तियों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उस सूचनाओं को गंभीरता पूर्वक जांचना चाहिए, तभी उस पर कार्य करना चाहिए। इन 12 राशियों का जो प्रभाव है वह सूर्य ग्रहण के साथ प्रारंभ होकर के अगले सूर्य ग्रहण तक हमारे लिए प्रभावशाली होगा। सूर्य ग्रहण का अर्थ है संक्रमण, यानी एक ऐसा दौर जिसमें हमारे पूरे मन के द्वेषों को बढ़ा देता है, स्नायु तंत्र की शक्ति को अस्थिर कर देता है, निर्णय लेने की जो क्षमता हमारी होती है उसमें कमी लाता है। यह सारी चीजें जो है हमारे मन से जुड़ी हुई है। सूर्य प्रधान देवता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने सारे कार्यों को निष्पादित करता है। पशु पक्षी तक सूर्य के प्रकाश के साथ अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। नव ग्रहों के अनुसार नव औषधि और हमारा जो शरीर है वह पंच तत्वों से बना है। हम इस पंच तत्वों के 5 प्रकार के वृक्षों जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है
उसका उपयोग अगर हम करते हैं इस सूर्य ग्रहण के कालखंड में, तो निश्चित रूप से हमें सूर्य ग्रहण के प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यह मिथ्या नहीं, यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चलायमान है। राहु का प्रभाव ध्रुव की तरह है। जिस ध्रुव पर हम विचरण करते हैं, जिस आधार पर हम विचरण करते हैं, राहु उसका कारक है। मैंने कहा संचरण, जब हम चलते हैं तो वह संचरण कहलाता है। तो हमारे हर कार्य का प्रभाव राहु निर्धारित करता है। और मंगल रक्त समूह का कारक है, शरीर में रक्त का कारक है। तो जो हमारी शक्ति है उसको निर्धारित करेगा। मेष राशि वाले जातक निश्चित रूप से मंगल प्रधान है। 12 राशियों का क्रम से मैं पंच तत्वों के आधार पर 5 प्रकार के वृक्षों की चर्चा करूंगा, जिसका उपयोग आप ग्रहण काल में करेंगे। निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रहण की जो निष्क्रिय प्रभाव है, जो निष्क्रिय प्रभाव है, जो विपरीत प्रभाव है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले मेष राशि आते हैं। तो मेष राशि का प्रभाव मंगल प्रधान है, वहां केतु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है। तो मेष राशि वाले जातक के लिए पलाश, गुल्लर, ये 2 ऐसे वृक्ष हैं जिसका कि रोपण, यानी कि अगर वह उस कालखंड में, ग्रहण के कालखंड में, ग्रहण प्रारंभ होने के समय और ग्रहण समाप्त होने के मध्य, अगर इस वृक्ष का अपने निवास या ऐसे स्थान पर जहां पर उनकी प्रतिदिन दृष्टि हो, जल वह दे सके, तो रोपण करें। और इसके जो इष्ट देवता हैं वह स्वयं नारायण है। मां धरती धरा के रूप में विद्यमान है इस 2 वृक्षों में। तो इस 2 वृक्षों का रोपण करने से उन्हें शाश्वत रूप से सूर्य ग्रहण के प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आने वाले समय में वह जो कर्म करेंगे उसका लाभ उनको प्राप्त होगा। वृक्ष राशि वाले जातक चंद्र और सूर्य दोनों के प्रधानता से हैं, तो उन्हें अनार के वृक्ष का अपने घर के दक्षिण और पूर्व के कोने में, वो जहां भी रहते हों, जिस भी निवास स्थान पर रहते हों, चाहे वह अपार्टमेंट हो, चाहे वह भूमि पर उनका अपना स्वयं का मकान हो, जहां पर भी वह रहते हों, उस स्थान से दक्षिण पूर्व के तरफ अगर अनार के पेड़ का स्थापना करेंगे और अगले सूर्य ग्रहण तक उसकी देखभाल करेंगे, तो जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ेगा, सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों में शांति आएगी, उनके जीवन में नई सफलता, नए आयाम प्रदान करेंगे। मिथुन राशि वासियों के लिए यह समय मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर पूर्ण ग्रहण का प्रभाव होने से कदम के पेड़ का उपयोग करना चाहिए। कदम के वृक्ष का कारक मंगल प्रधान है, राहु के वहां पर संचरण है। कदम के फल जो हैं वह बृहस्पति के स्वरूप है। इसलिए स्वयं कृष्ण जो हैं हमेशा कदम के वृक्ष के नीचे ही निवास करते थे, अपना स्थान ग्रहण करते थे, अपनी वार्तालाप करते थे। तो मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि वालों के लिए स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि इस कालखंड में, सूर्य ग्रहण के कालखंड में कदम के वृक्ष का स्थापना करें, चाहे वह गमला में ही सही, अगर भूमि उपलब्ध ना हो तो, और घर के मुख्य द्वार से समीप रखें, जिससे उनके निकलने या घर वापस आने के समय उनकी दृष्टि उस वृक्ष के ऊपर हो। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दूसरा जो वृक्ष है वह शमी का है। अगर शमी के वृक्ष का
अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापना करेंगे तो भी इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। चौथी राशि है हमारी कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातक चंद्र प्रधान है और वहां शनि, बृहस्पति और बुध का प्रभाव है। तो गूलर का पेड़, कर्क राशि वालों के लिए गूलर के पेड़ की स्थापना करनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। या फिर अपने घर के दक्षिण के तरफ पीपल के पेड़ की स्थापना करें ग्रहण काल में, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। सूर्य ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं उससे उनकी मुक्ति होती है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि आते हैं। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, परंतु वहां माघा नक्षत्र का प्रभाव है जो केतु का प्रधानता है। तो निश्चित रूप से उन्हें तुलसी के वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। घर में सुख शांति की वृद्धि होगी इससे। और सूर्य चूंकि स्वयं पूर्व दिशा का कारक है, तो घर के पूर्व दिशा की ओर वह तुलसी के पेड़ का स्थापना करें। निश्चित रूप से उन्हें इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलती है। सिंह राशि के लिए दूसरा जो कारक ग्रह है वह शुक्र प्रधान ग्रह है। तो शुक्र जो है वह आंवले वृक्ष के जड़ में निवास करते हैं। विष्णु का वह स्थान निर्धारित है लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी को शुक्र की प्रधानता कही गई है। तो आंवले के जो फल होते हैं मां लक्ष्मी स्वयं उसको प्रदान करती हैं। तो पूर्व दिशा की ओर अगर आंवले पेड़ की स्थापना करें सिंह राशि वाले जातक, तो निश्चित रूप से उन्हें इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि की प्रधानता मंगल, चंद्र और राहु से है। तो मंगल, चंद्र और राहु का जो प्रभाव है वह बुध के वक्रत्व के कारण, मैंने पहले भी अपने पूर्व के कार्यक्रम में बताया कि 6 ग्रह वक्री हैं, जिसमें सबसे विपरीत प्रभावशाली वक्रत्व की स्थिति बृहस्पति और बुध की है। राहु केतु हमेशा विपरीत चलते हैं, वक्रत्व गति से चलते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से विपरीत समय है और यह ग्रहण काल स्नायु दुर्बलता, हड्डी संबंधी रोगों की वृद्धि करता है, रक्त विकार को बढ़ाता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक निश्चित रूप से आम्रफल का यानी आम के वृक्ष की स्थापना अपने घर के उत्तर की ओर या अपने घर के पश्चिम की ओर आम के वृक्ष का उपयोग करें, स्थापना करें और यह निर्धारित करें कि वह वृक्ष जीवित रहे अवस्था में, उसकी सेवा करें। आम्र के पल्लव के जल का उपयोग अपने स्नान में, अपने जीवन में, उसको पीने में जिस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हो। पूजा स्थल पर कलश में आम्रफल को स्थापित करके मां भगवती की आराधना उनको करनी चाहिए। निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण के उपरांत सूर्य ग्रहण के समय में आम्र के वृक्ष की स्थापना करनी है, यानी धरा, मिट्टी, भूमि, गमले, इसमें उन आम्रफल की आम के वृक्ष की स्थापना कर उसके उपरांत अगले ग्रहण तक अगर संभव हो तो प्रतिदिन आम्रफल को, आम के पत्ते को अपने पूजा स्थल में कलश में जल के साथ रखकर मां भगवती की आराधना करें। निश्चित रूप से इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति होगी। कन्या राशि के बाद तुला राशि का प्रभाव आता है। तुला राशि में राहु, बृहस्पति, इस 2 ग्रहों का प्रभाव है। दोनों विपरीत धर्मी हैं। मन में अशांति उत्पन्न करता है यह सूर्य ग्रहण, परंतु व्यवसायिक और आर्थिक रूप से सफलता देता है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा। राहु मानसिक रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा क्लेश उत्पन्न करने की
स्थिति रखता है। तो राहु के लिए तिल, जो हमारा तिल है, भूमि में तिल का रोपण करना चाहिए, धरा में तिल का पेड़ का उपयोग करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर तिल के वृक्षों का स्थापना करें, चंदन के वृक्ष की स्थापना करें, घर के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा उनके लिए उत्तम है, शुभ है, फलदायी है। वैसे तिल और चंदन के वृक्ष किसी भी दिशा में स्थापित किया जा सकता है। अगर ग्रहण काल में इस दो वृक्षों की स्थापना करेंगे तो तुला राशि वाले जातक सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्त रहेंगे और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि आता है। मैंने बताया कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये तीन राशियां इस ग्रहण काल में विपरीत प्रभावशाली हैं। तो वृश्चिक राशि वाले निश्चित रूप से इस सूर्य ग्रहण में अत्यधिक प्रभावित होंगे। खास कर करके मंगल के कारण अपने आसपास के जो लोग हैं, जो इनके साथ रहते हैं, उनके सलाह, उनसे दुख या उनसे विपरीत गुणों की प्राप्ति होती है। उसकी स्थापना वृक्षों के द्वारा कल्प वृक्ष की कहा गई है, यानी ऐसे वृक्ष जिसके विस्तार में पीपल है, आम्र है, गूलर है, शमी है, इन वृक्षों की सामूहिक रूप से एक साथ एक ही जगह पर अगर स्थापना करेंगे, यानी ये सारे पल्लव, ये सारे वृक्ष एक साथ अगर स्थापित करते हैं और मूल में नीम के पेड़ की स्थापना, तो यह पंच पल्लव जो बनता है, यह पंच पल्लव के जो प्रकार बनते हैं, इससे उनको अपने सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। अगर किन्हीं के घर में पूर्व से नीम के पेड़ हैं तो उनको बाकी वृक्षों की स्थापना इसके साथ उस ग्रहण काल में करनी चाहिए और नियमित जल प्रदान करने से इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलती है। वृश्चिक के बाद धनु राशि आता है। धनु के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, अग्नि तत्व राशि है और बृहस्पति वक्री हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्ति को इस कालखंड में जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद नारियल पेड़ की स्थापना करनी चाहिए, नारियल पेड़ को लगाना चाहिए, चाहे घर के दक्षिण दिशा में लगाएं या पश्चिम दिशा में लगाएं, जहां पर भी वह निवास करते हों उससे दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर नारियल पेड़ की स्थापना करेंगे तो इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से उनकी मुक्ति होगी। धनु राशि के बाद मकर राशि आती है। मकर राशि वाले जातकों की उन्नति का कारक है, उन्नति का समय है, परंतु विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। घर में गृह क्लेश की स्थापना होती है, सूर्य ग्रहण के कारण अपने लोगों से दूर जाने की संभावना होती है। उन्नति के साथ विरक्ति की योग उत्पन्न करता है। सूर्य और राहु दोनों शनि के विपरीत धर्मी गुणों को धारण करते हैं। विपरीत गुण का अर्थ है कि मैं आपको सफलता तो दूंगा परंतु आपको उस सफलता के सुखों से सामूहिकता के साथ लाभ नहीं लेने दूंगा। तो अगर किसी को अपने नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन मिला तो अपने अस्थायी निवास से दूर जाना पड़ सकता है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय करने के कारण उन्हें दूर जाना होगा। तो इन सब कारणों से यह ग्रहण उनको विपरीत प्रभाव देता है। शनि का कारक जो है वह स्वयं शमी है। शमी पेड़ की स्थापना करनी चाहिए। शमी पेड़ के साथ साथ पीपल का पेड़ जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है।
तो शमी और पीपल पेड़ की स्थापना करने से सूर्य ग्रहण में, और अगर ऐसे मकर राशि के जातक किसी नदी, किसी तालाब या किसी मंदिर ऐसे स्थानों में पीपल पेड़ की स्थापना करेंगे या शमी पेड़ की स्थापना करेंगे तो उन्हें इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलती है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि का प्रभाव आता है। कुंभ का अर्थ है एक ऐसा घड़ा जो जल और अमृत के गुणों से पूर्ण है, भरा हुआ है, परंतु उसे धारण करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। तो यह ग्रहण काल उसको ऐसे अवसर प्रदान करने जा रहा है जिसमें उसे वह अमृत प्राप्त हो, वह धन के रूप में हो, यश सम्मान के रूप में हो, उसके अभी तक के विपरीत कार्यों के, विपरीत समय के सारे अवयवों को समाप्त कर नए आयाम उत्पन्न करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को घड़े में जल की स्थापना करके, जल भर करके उसमें पंचामृत या सर्वौषधि डाल करके, मिट्टी कोड़ करके, यानी कि एक गड्ढा कर करके, और उस घड़े में जल और सर्वौषधि डाल करके उसके ऊपर बंद कर देना है घड़े के मुंह को, और मिट्टी के अंदर वह स्थापित कर दे। तो निश्चित रूप से इस ग्रहण काल में जो सूर्य का विपरीत प्रभाव है, चूंकि शनि की राशि है कुंभ, तो सूर्य के विपरीत प्रभावों से उसकी मुक्ति होती है। ग्रहण जो है राहु का मृगशिरा नक्षत्र में है, धरा का कारक है मंगल, तो गड्ढा करके उस घड़े में जल का स्थापना दे करके सर्वौषधि के साथ अगर वह बंद करके डाल देता है तो निश्चित रूप से विपरीत गुणों से उसकी मुक्ति हो जाती है। कुंभ राशि के बाद अंतिम राशि आती है मीन राशि। मैंने कहा कि मीन के ऊपर विपरीत प्रभाव है, बुध वहां स्वामी है, बुध का वहां वक्रत्व गति है, बुध के नक्षत्र हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को इस सूर्य ग्रहण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धन, स्वास्थ्य इसमें विपरीत प्रभाव डालता है। मीन राशि वाले जातक किसी नदी में स्नान कर अपने घर में जिस प्रकार से सुगंधित फूल होते हैं, बेली है, चमेली है, हम मनी प्लांट देखते हैं, सजावट के लिए उपयोग होता है, परंतु वह मीन राशि का द्योतक होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे सुगंधित फूल और पौधों का उपयोग अगर वो अपने घर में किसी भी स्थान पर जहां वह बैठते हों, जहां वह काम करते हों, अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर बाहर अगर सुगंधित पौधों का उपयोग करेंगे, स्थापना करेंगे इस ग्रहण काल में, तो निश्चित रूप से उन्हें इस सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर संभव हो तो मीन राशि वाले जातक हवन के लिए उपयोग होने वाली वस्तु, अर्थात हमारे साकल पेड़ कहलाते हैं, यानी उस पेड़ के जो छाल होते हैं, लकड़ियां होती है, उसी का उपयोग हम लोग हवन में करते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे पेड़ का स्थापना जिसका उपयोग पूजा या हवन आदि में किया जाता है, उस पेड़ की स्थापना अगर वह इस सूर्य ग्रहण के कालखंड में करेंगे तो निश्चित रूप से इसके विपरीत प्रभावों से उनकी मुक्ति होगी। यह तो हुई 12 राशियों के पंच तत्वों के आधार पर जो हमारे वृक्ष है उसके उपयोग की। अब हम लोग पंच तत्वों के आधार पर जो अधिष्ठात्री देवी हैं, देवता हैं, मनसः जापः, यानी मन से जाप करने की व्यवस्था है ग्रहण काल में, तो हम किस प्रकार से या किन देवी देवताओं के मंत्रों का उपयोग करें जिससे हमें इस ग्रहण काल से मुक्ति हो।
तो सबसे पहला है हमारे शरीर का आत्मबल। जो हमारे स्नायु तंत्र हैं वो हमारे हृदय और मस्तिष्क दोनों से जुड़े हुए हैं। हमारे चक्षु, हमारी वाणी, हमारी विद्या वह माँ गायत्री हैं। तो माँ गायत्री के मंत्र की पूजा, माँ गायत्री के मंत्रों का उच्चारण सस्वर अगर हम करते हैं, मनसः जाप भी करते हैं इस ग्रहण के कालखंड में, तो सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभावों से हमारी मुक्ति होती है। मंत्र शक्ति जो है वह किसी राशि विशेष के लिए नहीं होती है, यह सभी राशियों पर सामान्य रूप से प्रभाव डालती है। गायत्री मंत्र के बाद शिव के मंत्रों का सबसे ज्यादा प्रभाव है हमारे इस चराचर मंडल में। तो मृत्युंजय मंत्र हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। मैं गायत्री मंत्र भी आप सबको बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सामान्य रूप से भी इसे पढ़ सकते हैं मन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का मनसः जाप भी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर अपने सिर को रख कर करके, सम्मुख बैठ कर करके, कहीं पर भी आप जहां पढ़ते हो, आप जहां पर बैठ करके आराम से रह सकते हैं, उस जगह पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण का अर्थ है संक्रमण, और हमारे स्नायु मंडल में वह विद्युत तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर पर पड़ने वाले विकिरण प्रभाव को समाप्त कर देता है। हमारे शरीर के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वह 9.8 GH² होते हैं, और जो बाहरी तत्व के विकिरण होते हैं वह प्रत्येक ग्रहों के अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा शनि का होता है, वह 8.5 होता है, और सबसे कम जो है वह चंद्रमा का होता है जो 5.6 होता है। सारे ग्रहों के विकिरण इसी अंकों के मध्य स्थित हैं। तो गायत्री मंत्र के बाद महामृत्युंजय मंत्र जो है वह हमारे शरीर के स्नायु मंडल को प्रबलता प्रदान करता है, और एक आयाम हमारे शरीर के चारों तरफ वातावरण में विकिरण से रक्षा करने के लिए जागृत होता है। हमारे पंच तत्व शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सुषुम्ना अवस्था है, उसी में सारे ग्रहों का स्थान है, और उसी के अनुसार सारे मंत्रों द्वारा उसकी रक्षा होती है। तो यह जो विकिरण है, यह जो सूर्य ग्रहण है, वह हमारे मस्तिष्क के मध्य स्थान में, हमारे हृदय में और हमारे नाभि में यह ग्रहण जो हमारा होने जा रहा है, यह इस 3 स्थानों पर प्रभाव डालेगा। तो सबसे सर्वप्रथम जो है वह गायत्री मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। यह मृत्युंजय मंत्र है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग यानी ओं हौं जौं सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् ओं हौं जौं सः, यह महामृत्युंजय बन गया। अर्थात हमारे शरीर के अंदर के पंच तत्व और बाहर के सारे अवयव जो हमारी स्नायु मंडल है, यानी कि त्वचा, रक्त, मज्जा और मांस, यह सारे जो है रक्षित हो जाते हैं। तो हम इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यथासंभव जितने भी देर हो सके इस मंत्र का उपयोग आप करें अपने सुविधा अनुसार। निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण के विपरीत प्रभाव से मुक्ति होती है। जब भी किसी मंत्र का उपयोग करना चाहिए तो अपने नजदीक जल जरूर रखना चाहिए, अर्थात जल जो है वह अर्पित करना चाहिए धरा को। जल को जब मंत्र समाप्त हो
और जब मंत्र शुरू हो, जब आप प्रारंभ कर रहे हो, तो हाथ में जल लें और धरा को अर्पित कर दें, और जब समाप्त करें उस समय में भी जल हाथ में ले और उसको धरा को अर्पित कर दें। चूंकि मंगल के नक्षत्र, धरा के नक्षत्र में इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है। और तीसरा जो मंत्र है, तीसरी जो शक्ति है, वह महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी है। यह तीनों जो है हमारे नाभि में स्थिर होती हैं। इसी के फलस्वरूप हम अपने जीवन के संचरण को नियंत्रित करते हैं। तो माँ का मूल मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह बहुत ही माने छोटा और बहुत ही सरल मंत्र है। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब आप गुरुमुख नहीं हैं तो ओम का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब गुरुमुख हो जाते हैं तब ओमकार का उच्चारण करने का आप अधिकारी हैं। तो आप सामान्य रूप से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के उपयोग से आपके शारीरिक व्याधियों, मानसिक व्याधियों की समाप्ति होती है। सूर्य ग्रहण पूर्ण रूपेण इन चीजों को निवृत्त कर देता है। ये मंत्र तीनों जो है वो प्रभावशाली ढंग से आपके लिए क्रियाशील हो जाते हैं। तो ग्रहण काल में हम लोग इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इससे विशेष जिन लोगों को मैंने बताया कि मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में मिथुन राशि के व्यक्ति जहां यह ग्रहण लग रहा है, कर्क राशि के व्यक्ति और वृश्चिक राशि के व्यक्ति, यह तीन राशि के व्यक्तियों के लिए एक विशेष साधना है। वह है पंचमुखी हनुमंत कवच। यानी कि नरसिंह भगवान के रूप में जब हनुमान अपने अवतरण को स्थिर करते हैं तो निश्चित रूप से वह पांचों दिशाओं से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। तो पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ अगर संभव हो तो यह तीन राशि के व्यक्ति इस ग्रहण के कालखंड में करें। और सभी के लिए मेरा यह निर्देश है कि चंदन का किसी न किसी रूप में अपने स्नान में उपयोग करें, चाहे वह श्वेत चंदन हो या वह रक्त चंदन हो। अगर आप इस दोनों चंदन का प्रयोग अपने उपटन के रूप में शरीर में उस दिन ग्रहण के कालखंड में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में जो व्याधियां हैं, जो विकिरण की शक्तियां हैं, वह निष्प्रभावित होंगी। इस ग्रहण के कालखंड में हमारे जीवन के अलग अलग विभिन्न आयामों पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे जीवन के आर्थिक, व्यवसायिक प्रभाव, शारीरिक, मानसिक प्रभाव, इन सभी विषयों पर मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया, मैंने उनको उत्तर भी दिया है, समझाया भी है। यह डरने की बात नहीं है। मैं पुनः सबसे आग्रह करूंगा कि इस विषय को विस्तार देने के पीछे कारण ही यही है कि आप इसे एक वैज्ञानिक, एक खगोलीय घटना के आधार पर अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिकता का उपयोग कर कैसे उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर पड़ने वाले विभिन्न घटनाओं का क्या विचार होगा, इस विषय पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे रहेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आने वाले कालखंड में। मैं बिहार में रहता हूं, बिहार के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। भारत का निवासी हूं तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यह निश्चित रूप से यह सूर्य ग्रहण भारत, रूस, चीन, अमेरिका,
यूरोपीय देश, जो अरब के कंट्री हैं, उनके ऊपर यह विपरीत प्रभाव को लेकर के आ रहा है। एक नए नवसृजन की ओर यह बढ़ा रहा है। यानी कल हमारे जो मित्र थे वो शत्रु होंगे और जो शत्रु थे वह मित्र होंगे। ग्रहण का अर्थ ही यही है। बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इसके संकेत यह सूर्य ग्रहण देगा और अगला सूर्य ग्रहण 5 नवंबर को है। तो 21 जून से लेकर करके 5 जून के मध्य में यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। सूर्य जो है प्रशासनिक अधिकारियों का कारक है, प्रशासन से जुड़े लोगों का कारक है। आकस्मिक रूप से सूर्य ग्रहण के नजदीक आते ही आकस्मिक रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके सभी सत्ता प्रमुख लोगों के विचारों में परिवर्तन होंगे, उनके साथियों में परिवर्तन होंगे और आकस्मिक घटनाएं घटने की संभावना है। अतः मेरा आग्रह है, मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है, सावधानी बरतें। ऐसे राजनीतिक निर्णय ना लें जिसके दुष्परिणाम आने वाले समय में उन्हें प्राप्त हो। जहां तक संभव हो दूसरों को लाभ देने वाले निर्णय, दूसरों को पद प्रतिष्ठा देने वाले निर्णय को विलंबित रखना चाहिए। और 4 अक्टूबर के बाद बिहार का श्रेय, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां इस देश को संचालित करेगी। हमारे बिहार के सत्ता प्रमुख निश्चित रूप से देश के उन्नति के कारक बनने जा रहे हैं। यह ग्रहण के कारण, जो सूर्य ग्रहण हमारा पूर्व में लगा था, उनके भाग्य को रोक रहा था। आने वाले समय में उनके ग्रहों के जो योग चल रहे हैं वह इस देश को आगे कृषि, व्यवसाय, संचार और विदेश व्यापार, ये ऐसे 4 क्षेत्र हैं जहां पर उनकी विद्वता, उनके कर्म, उनके योग का उपयोग होगा। लेकिन वह कालखंड 4 अक्टूबर आ रहा है। निश्चित रूप से उनके यश में वृद्धि होगी और बिहार में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की संभावना यह ग्रहण लेकर के आ रहा है। इसी पर अगले कार्यक्रम में आपके सामने जब मैं उपस्थित होऊंगा तो विस्तार से विभिन्न विभागों की विवेचना करते हुए उनके प्रशासनिक क्षमताओं के विकार में किन किन विषयों पर हमें सावधानी बरतनी है। चूंकि यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल, चंद्र, राहु, बृहस्पति ये 4 तत्वों पर प्रभावशाली है और बुध के वक्रत्व के कारण विपरीत निर्णयों को लेने के लिए बाध्यता देती है। मैं अपने इस मेटाफिजिक्स विद्या के माध्यम से यह प्रयास करूंगा कि मैं कुछ प्रकाश डाल सकूं जिससे हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्नति हो और बिहार प्रमुखता से शीर्ष की ओर आगे बढ़े। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय भवानी।